सीरीज़ आई है रक्तांचल नाम से, जिसमें कहा जाता है कि आपके चाचा जी का किरदार है उसमें, और आपके चाचा जी ब्रिजेश सिंह जी हैं, MLC हैं इस समय। आप लोगों के कैसे संबंध है? हम लोग अपना काम करते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं, जनता की सेवा करते हैं, यही हमारा संकल्प है। तो लोग कहते हैं कि यार बुलडोजर सब जगह चल जाता है और चंदौली में सुशील जी क्या नहीं चलता है? क्या सुशील जी को कोई खास बाबा जी से संबंध है या क्या बात? कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं, फिर उसके खिलाफ चार्जशीट होता है, फिर उसके बाद फिर वारंट होता है, वारंट के बाद फिर कुर्की का आदेश होता है। यहाँ ना मेरे खिलाफ कोई आदेश, सीधा इनाम 1 लाख। क्या इस तरह के केसेस जिसमें आप बरी होते जा रहे हैं, तो क्या आपकी राजनीतिक छवि को इस तरह के केसों की फहरिस्त से नुकसान नहीं पहुंचता? ये हमारे जो ऐसे दुश्मन हैं, जो मुख्तार से जुड़े हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, वो मुकदमे कराने के लिए परेशान हो जाते हैं, वो मुकदमे कराते हैं। वही सारे मुकदमे थे, सारे मुकदमे फर्जी थे, खत्म हो गए। सिद्धांत नाम है मेरा और लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय हम चंदौली में हैं। मेरे साथ फ्रेम में हैं सुशील सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकम्बेंट MLA हैं और इस बार फिर से सैयद राजा विधानसभा सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं। चंदौली जिसके कई सारे मानी हैं, महेंद्र नाथ पांडे का चंदौली, लाल बहादुर शास्त्री का चंदौली, राजनाथ सिंह का चंदौली, और कमलापति त्रिपाठी भी कही रहे, धान का कटोरा कहा जाता है, बिहार बॉर्डर है, यूपी और बिहार का कॉन्फ्लुएंस जोन है, और सुशील सिंह जी हैं लल्लन टॉप न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू सर। आपके समर्थक आपके लिए कहते हैं कि आप सबके नेता हैं, सबकी सुनते हैं, सबके करते हैं, सबके लिए कभी भेदभाव नहीं किया, और आपके विरोधी आप पर तमाम इल्ज़ाम लगाते हैं। आप भी कई सारे इल्ज़ामों से परिचित ही होंगे, और लेकिन मैं सबसे पहले एक पूछना चाहता हूं आपसे ये कि लोग कहते हैं कि आप पहले बैंक में काम करते थे और बिज़नेस करना चाहते थे, अगर नेतागिरी नहीं करते तो बिज़नेस। मैं एक इंटरव्यू में भी पढ़ रहा था आपका, आपने कहा कि बिज़नेस करना चाहते थे अच्छे से, लेकिन नेतागिरी में आ गए तो नहीं, बिज़नेस को कम समय दे पा रहे हैं। सुशील सिंह जी की क्या कहानी है? नहीं, मैं बिज़नेस तो करता हूँ, लेकिन मैंने कभी बैंक में कभी काम नहीं किया। कोई कह रहा होगा तो फर्जीवाड़ा कोई कह रहा होगा। हमने अपने ठेकेदारी का काम शुरू किया, आज भी हमारी फर्म ठेकेदारी करती है, लेकिन मैं समय नहीं दे पाता हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पिताजी सदस्य विधान परिषद, हमारे पिताजी स्वर्गीय उदयनाथ सिंह चुलबुल सिंह जी 2 बार रहे, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हम लोग काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। पिताजी तो हमारे अब नहीं रहे, लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उनके साथ मिल करके हम लोगों ने नेता की राजनीति में शुरुआत की, और आज जनता के आशीर्वाद से हम विधायक लगातार 3 बार से हैं। 2002 में आप लड़े थे, मात्र 26 वोटों से शायद हारे थे। कितने वोटों से हारे थे उसमें 2002 वाला चुनाव? दानापुर से मात्र 26 वोट से हम लोग हारे थे। 26 वोट से अनुभव नहीं था, 24-25 साल उम्र थी और अनुभव नहीं था, इस वजह से हम कह सकते हैं कि उस चुनाव में मुझे 26 वोट से हारना पड़ा। फिर साथ में फिर से उसी सीट पे लड़े, जीते 12 सकलडीहा से और 17 सैयद राजा से। जी। अच्छा, 12 का चुनाव आपने निर्दलीय लड़ा था? जी, 12 में हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे, सकलडीहा विधानसभा, क्योंकि जो पहले विधानसभा 2007 में हमारी थी वो परिसीमन हो गई पूरे देश में सीटें। तो परिसीमन होने के बाद आधा क्षेत्र सकलडीहा में चला गया, आधा क्षेत्र सैयद राजा में चला गया। स्वाभाविक है कि एक ही क्षेत्र से व्यक्ति लड़ेगा। एक सीट से हमारे चाचा जी लड़ रहे थे, दूसरी सीट से हम लड़ रहे थे। तो सकलडीहा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं 2012 में विधायक बना दोबारा। साथ में जब आपने अपना पहली जीत दर्ज की दानापुर पे, तब आप बसपा में थे, और उस समय एक थोड़ा सा टर्मोइल देखने को मिला, थोड़ा सा उथल पुथल देखने को मिली थी 2009 में, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और बनारस में चुनाव हो रहे थे, और आपने उस समय एक अपनी पार्टी के राह से अलग राह पकड़ी उस समय कहते हैं, और उस समय आपका और बसपा का अलगाव हुआ था। क्या हुआ था सर, बताना चाहेंगे? देखिए, क्या है, वह सिचुएशन बहुत थोड़ा अलग था, क्योंकि बहन मायावती जी ने माफिया मुख्तार अंसारी को टिकट दिया था काशी से, और काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और बहन जी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से समझाया होगा कि ऐसे गंदे व्यक्ति को टिकट देना काशी से मैसेज खराब जा रहा था, हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं कटुता हो रही थी। तो हम लोगों ने उस पर, हमारे पिताजी जो सदस्य विधान परिषद पहले बीजेपी से ही रहे, हम लोग भाजपा से ही पहले से जुड़े रहे। तो उसके बाद हम लोग पंडित मनोहर जोशी जी चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग उनके लिए काम कर रहे थे।
तो उसकी वजह से पार्टी ने मुझे दरकिनार कर दिया। तो फिर मैं उनके पार्टी में कभी गया नहीं। मैं तो 2012 में निर्दल चुनाव लड़ा। अच्छा सर, आपका परिवार जो है बड़ा कुनबा है, कपसेठी हाउस कहा जाता है उसको, वो पूर्वांचल में बड़ा फेमस है। और मतलब आप सीरीज़ वगैरह कितना देख पाते हैं अपनी मसरूफियत में, अपनी फिल्म वगैरह कितना देख पाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक सीरीज़ आई है रक्तांचल नाम से, जिसमें कहा जाता है कि आपके चाचा जी का किरदार है उसमें। और आपके चाचा जी ब्रिजेश सिंह जी हैं, MLC हैं इस समय। आप लोगों के कैसे संबंध हैं, कितने, मतलब जो कहानियां हैं, मैं चाहता हूं कि उस पर आप अपनी राय दें, क्योंकि कहानियों को, अगर गलत कहानियां हैं तो उस पर सही जवाब आना चाहिए, मुझे लगता है सर। देखिए क्या है, मैं तो बचपन से, मुझे याद है मेरे बाबा की हत्या कर दी गई थी। फिर उसके बाद मेरे पिताजी पे अटैक। बाबा नहीं, दादाजी। मेरे बाबा, मेरे पिताजी के, मेरे पिताजी बाबा, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद मेरे पिताजी पे अटैक हुआ। उसके बाद फिर अपने पिताजी और सभी चाचा लोग जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। पिताजी बाबा के जो हत्यारे थे वो सज़ा उनको दिलाने के लिए कोर्ट में कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस समय कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने सपोर्ट भी किया, न्यायपालिका ने उनको सज़ा भी दिया, लेकिन वो सारे अपराधी भाग गए। भागने के बाद पिताजी पे अटैक किए। तो ये हुआ कि इनसे मरने से अच्छा है कि इनसे लड़ा जाए। तो परिवार के लोगों ने लड़ाई लड़ी और ऊपर वाले की कृपा रही कि सब लोग सुरक्षित भी रहे। और रही बात दूसरी की, सरकारें हमेशा, सपा बसपा की सरकारें प्रदेश में लगातार हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती रही, क्योंकि मुख्तार अंसारी हमेशा मुस्लिम के नाते उनको सपोर्ट मिलता था। और वो जो सारे हमारे जो विरोधी थे उनके संपर्क में रहते थे, उनके शूटर के रूप में काम करते थे। अच्छा। तो इस वजह से सरकारों का भी हम लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि सरकारें, पहले सपा बसपा की सरकारों ने कभी न्यायोचित कार्य नहीं किया। उन लोगों ने जातिवाद के हिसाब से काम किया। तो उसका भी हम लोगों को काफ़ी झेलना पड़ा, क्योंकि पिताजी भाजपा से थे। तो उसको देखते हुए अब न्यूज़ और मीडिया, या फिर जो आप बता रहे हैं विषय कि इस तरह का वेब सीरीज़ और ये सारी चीज़ें, अब उन लोगों ने जो बनाया है कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी गलत चीज़ें हैं। अच्छा। हमारे परिवार ने बहुत संघर्ष किया है। हमारे परिवार ने कभी किसी को गलत नहीं सताया है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमारे परिवार ने, हम लोगों ने, या हमारे चाचा ने भी किसी को गलत नहीं सताया है। हम लोग अपना काम करते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं, जनता की सेवा करते हैं, यही हमारा संकल्प है। अच्छा। सीरीज़ को आप कह रहे हैं गलत है, लेकिन एक चीज़ आपके बारे में कही जाती है कि बाबा का बुलडोज़र, जिसके बारे में पूरे यूपी में चर्चा होती है, हम लोग घूम रहे हैं सुशील जी पूरा प्रदेश, तो लोग कहते हैं कि यार बुलडोज़र सब जगह चल जाता है और चंदौली में सुशील जी क्या नहीं चलता है। क्या सुशील जी को कोई ख़ास बाबा जी से संबंध है या क्या बात है? लोग ये सवाल उठाते हैं, आप भी सुनते ही होंगे। देखिए, सुशील सिंह ने किसको सताया है कि सुशील सिंह के ऊपर बुलडोज़र चलेगा? बुलडोज़र तो अपराधी के ऊपर चलना है, माफिया के ऊपर चलना है, जिन लोगों ने समाज को प्रताड़ित करके अकूत धन कमाया है, जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है, जिन्होंने लोगों के अपहरण किए हैं, वसूली की है, इस तरह के जो अपराधी हैं उनके ऊपर बाबा का बुलडोज़र चलता है। किसी नेता या किसी व्यक्ति के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलता। जो माफिया हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, उनके ऊपर बाबा का बुलडोज़र चलता है। लेकिन अब कुछ लोग मीडिया के लोग हैं जो इधर ना उधर से कहीं मैनेज हैं या कई चीज़ों से मैनेज हैं, तो इस तरह की चीज़ों को उठाते हैं। तो वो तो भगवान राम के ऊपर भी लोग उंगली उठाते थे, तो बाबा को कैसे छोड़ेंगे लोग? अच्छा। अब अभी आपने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं पढ़ रहा था आपका इंटरव्यू, किसी का वेबसाइट पे था, कि साल 1995 में आप पर, जो यूपी में उस समय था सपा और बसपा की लड़ाई चलती थी और आप भी उस समय नया नया पैर जमा रहे थे अपने, तो उस समय उस लड़ाई में पहला एक मारपीट का कोई केस दर्ज हुआ, आपको लपेटा गया। लोग, आपके पिताजी को आप लोग निशाना बनाना चाहते थे, पॉलिटिकल केसेस जो होते हैं, लेकिन निशाना बने आप, और आप पर पहला केस 95 में दर्ज हुआ। ये सही बात है सर? हाँ, वो मैंने कहा ना कि हमारे पिताजी पहले से ही भाजपा से जुड़े हुए थे 92 से। और हम लोग सपा बसपा के जहाँ चुनाव होते थे उसको भी कहीं मारपीट होती, जैसे हमारे सेवापुरी में अक्सर फूलन देवी थी, तो वो हम लोगों से जातिवाद को लेकर कि ठाकुर हैं, और इस वजह से हम लोगों को टारगेट पे रखती थी। क्योंकि मेरे पिताजी उस समय पहले जिला पंचायत सदस्य हुए, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, फिर भाजपा की कृपा से वो टिकट पाए, फिर MLC भी हुए, लगातार 2 बार MLC भी रहे। तो पार्टी की वजह से भी पिताजी को, हम लोगों को कोपभाजन होना पड़ा, क्योंकि अगेंस्ट जब भी सरकारें रही तो उन लोगों ने हम लोगों को टारगेट बना करके परेशान करने की कोशिश किया। उसी का ये नतीजा है कि केस मुकदमे जो आपने देखा होगा ये सरकार द्वारा किए गए हैं, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किए गए, पार्टी द्वारा किए गए, सरकार द्वारा किए गए। अभी वर्तमान में मेरे ऊपर एक केस है, वो भी राजनीतिक केस है।
हम सड़क के लिए धरने के लिए बैठे थे, सपा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मेरे खिलाफ चार्जशीट लगा करके केस कर दिया। अब बताइए, सड़क धरने पे हम बैठे हैं, सड़क नहीं बनी है, तो स्वाभाविक है कि हमारा अधिकार बनता है कि सड़क को लेकर के हम मांग रख सकते हैं। हम लोगों ने मांग किया, भाजपा के लोगों ने मांग किया, उसके खिलाफ हमारे ऊपर मुकदमा हो गया, चार्जशीट लग गई। आपने ये भी कहा था कि मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तो सीधे लखनऊ के आदेश पे आपके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था, सही बात? अब उस समय की मीडिया की चीज़ों को उठा के आप देख लीजिए तो आपको खुद एहसास होगा कि सत्यता क्या है। कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं, फिर उसके खिलाफ चार्जशीट होता है, फिर उसके बाद फिर वारंट होता है, वारंट के बाद फिर कुर्की का आदेश होता है। यहाँ ना मेरे खिलाफ कोई आदेश, सीधा इनाम 1 लाख। अभी मैं अपने घर पे हूँ, लखनऊ से आदेश हो रहा है कि 1 लाख का इनाम टीवी में। मैं अपने घर पे था, कोई मैं फरार अपराधी थोड़ी था, मैं तो राजनीति में था, मैं क्षेत्र में प्रचार कर रहा था। तो मुलायम सिंह जी को लगा कि अगर इसको हम परेशान नहीं करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा, और ऊपर वाले की कृपा रही, बहन जी की कृपा रही कि टिकट दिया, मैं बाबा की कृपा रही ऊपर वाले की, मैं चुनाव जीता। अच्छा सर, आपके हिस्से भी थोड़ी बदनामियां आई, जैसा आप बता रहे हैं, कई सारे केसेस आए। जैसे साल 2005 में अन्नू त्रिपाठी पर हमला हुआ, सर्वजीत यादव की हत्या हुई, उस केस में बरी हो गए आप। तो क्या इस तरह के केसेस जिसमें आप बरी होते जा रहे हैं, तो क्या आपकी राजनीतिक छवि को इस तरह के केसों की फहरिस्त से नुकसान नहीं पहुंचता? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब पिताजी हमारे एमएनसी थे तो उस समय अधिकांश सपा बसपा की सरकारें रहीं। उन सरकारों ने पिताजी की वजह से और जातिवाद को लेकर के हमेशा हम लोगों को भाजपा से जुड़े रहने के लिए प्रताड़ित किया। उसकी वजह से उन लोगों ने लगातार हम लोगों के ऊपर केस पे केस कराते रहे। अब नतीजा ये रहा कि जब से मैं राजनीति में आया तब से मैं 2002 से लगातार लड़ रहा हूँ, और आप देखिए कि सरकारें किसकी रहीं। आप देख लीजिए 2012 से जब तक 2012 से 7 में भी हमारे ऊपर कौन से मुकदमे हुए, धरने प्रदर्शन करता था तो भी केस लग जाते थे। अब 2012 के बाद, 12 से 17 के बाद, 17 के बाद हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, या किसी ने मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन भी दिया हो तो बता दे, हमने कहीं कोई किसी विषय का कोई हमने कोई विषय किया हो। लेकिन अब रही बात कि सपा बसपा की जब सरकारें आती रही हैं, मैं बसपा का भी विधायक था, तो भी मायावती जी मुझसे नाराज होकर के 2009 को लेकर के मेरे खिलाफ मुकदमे करा दी। वही सारे मुकदमे हैं। सरकार जो हमारे खिलाफ मुकदमे कराती है, व्यक्ति तो किसी ने मुकदमा कराया नहीं, सरकार मुकदमे कराती है। ये हमारे जो ऐसे दुश्मन हैं, जो मुख्तार से जुड़े हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, वो मुकदमे कराने के लिए परेशान हो जाते हैं, वो मुकदमे कराते हैं। वही सारे मुकदमे थे, सारे मुकदमे फर्जी थे, खत्म हो गए। जी, मेरी एक बार पहले 1.5 साल पहले आपसे बात हुई थी, एक बार एक स्टोरी के सिलसिले में मैं कर रहा था, तो हमने फ़ोन पे बात की थी। तो आपने उसमें कहा था, मैं राम बिहारी चौबे मर्डर केस की बात कर रहा था, दिसंबर 2015 में जो हुआ था, तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से इसकी जांच की जाए। तो आपने उस बातचीत में मुझसे कहा था कि BKD नाम का एक संगठन है जिसने आप पर और आपके परिजनों पर, आपके परिवार के लोगों पर कई बार हमले किए, और राम बिहारी चौबे जिनकी आपके परिवार से काफ़ी करीबी रही है, और उनका मर्डर, धौरहरा ग्राम में रहने वाले थे, दिसंबर 2015 में उनकी हत्या हुई थी। तो जिसका आरोप आप पर है, लेकिन आपने कहा कि BKD ने जिन्होंने आपके परिवार पर हमला किया, उन्होंने उस हत्या को अंजाम दिया। 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। 17 में जब भाजपा की सरकार आई और आप विधायक बने भाजपा के टिकट पे, तो आप पर आरोप लगाया गया। 15 की हत्या पे 17 से आरोप लगना शुरू हुआ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो हम लोगों के बड़े अच्छे करीबी संबंधों में थे, पिताजी के हमारे बड़े करीबी थे, और वो पिता चाचा के लिए उनकी मदद करते थे, हम लोगों की मदद करते थे। अब संजोग ये रहा कि 2012 में जहाँ से मैं चुनाव विधायक लड़ रहा था, वहाँ से उनको बसपा ने टिकट दे दिया। लेकिन वो चुनाव लड़ना एक अलग विषय है, कभी मेरा उनसे तो मैं तक नहीं था, न उनके परिवार से, न कभी किसी व्यक्ति से, उनके परिवार से या उनसे कभी मेरा तो मैं तक भी नहीं था। बल्कि चुनाव के बाद भी हम लोग मिलते थे तो नमस्ते प्रणाम होता था, और कभी इस तरह की कोई बातें नहीं थी। अब रही बात कि वो चाचा का केस मुकदमा देखते थे, जिसकी वजह से विरोधियों ने उनको टारगेट करके उनको मारा। और मैं आज भी कहता हूँ कि हम लोग इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं कि हम किसी अपने व्यक्ति की हत्या करवा दें, या हत्या से संबंधित चीज़ों से हमारा कोई इन्वॉल्व होता ही नहीं है। दूर दूर से हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हमारा कोई किसी अपराधी से कोई मतलब है। अब कोई टारगेट रख करके किसी से जुड़ करके वो अपनी फ़ायदे के लिए कोई चीज़ उठाए, मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। आपने कहा कि आरोप का विषय, मेरे ऊपर आरोप नहीं है, कोई व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, लेकिन पुलिस ने मेरे खिलाफ जांच किया, 2 बार जांच हुई। अभी आपने देखा, हाई कोर्ट ने भी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है, तब इसके लिए क्या कहा जाए।
और उनके बेटे ही सीधे अमरनाथ चौबे जो हैं वो वही कहते हैं, कई सारी अलग कहानियां बताते हैं कि चाचा से लड़ाई हुई थी राम बिहारी जी की, और ये सब कहानियां जो बताते हैं वो कितनी सही हैं कितनी गलत हैं? अब अगर किसी कहीं लड़ाई हुई होगी तो कहीं उसके एविडेंस होंगे, कोई विषय होगा, कोई प्रूफ देगा। कभी तू मैं तक नहीं था। और रही बात, जो उनके बेटे हैं वो हमारे विरोधियों से मिले हुए हैं। 2017 में हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे खिलाफ विनीत सिंह जी लड़ रहे थे, उनके साथ मिलकर के मुझे विनीत सिंह जो है उनको टारगेट, उनके साथ मिलकर के मुझे राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए उन लोगों ने उनसे संपर्क किया, तो वो उसके मोहरे बने। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि हमें टिकट विधायक जी को, चाचा जी को उनको दिलवाना चाहिए था। तो अब चाचा जी टिकट तो बांट नहीं रहेंगे, टिकट दिलाएंगे। अब उनके सपने बहुत थे, उस सपनों को, अजीब टाइप के सपने थे, अपराधियों के संपर्क में रहते थे। पहले भी हमसे संबंध थे उनसे, तो वो मुन्ना बजरंगी, तो कभी सुभाष ठाकुर या तमाम लोगों से उनके संबंध पहले से भी रहे। तो उनका स्वभाव है अपराधियों से संपर्क रखना, तो इसलिए वो अपराधियों के संपर्क में आकर के इसलिए हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। हम उनको अपना विषय दुश्मन समझते ही नहीं है, लेकिन अब वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। मैं इस विषय को कुछ कह नहीं सकता। ईश्वर है, ऊपर वाले की कृपा है, ईश्वर सब देखता है, देख भी रहा है। 2019 में आप पर हमले के आरोप में एसटीएफ ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, किसको मानते हैं उस हमले के पीछे? ये हमारे वही विरोधी हैं, और उसमें ये भी शामिल थे। और पुलिस ने, कुछ पुलिस वालों ने मिल करके उसमें, जबकि मैंने कोई पैरवी भी उसमें नहीं किया। अगर पैरवी करता तो कहानी दूसरी होती, लेकिन मैंने जेन्युइन, हमने कहा पुलिस अपने तरीके से देखे, तो पुलिस पैसे उसे खा करके उसके विषय में एफआईआर भी उनके पक्ष में लगा दिया। खैर हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। हम लड़ते उससे हैं जो मुझे मारना चाहता हो, या फिर हमारे समाज को, हमारे जनता को कोई डिस्टर्ब करना चाहता हो, तो हम उससे लड़ने का काम करते हैं। हम ऐसे लोगों से क्यों लड़ें कि वो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई संकल्प नहीं है, उसका कोई अच्छी सोच नहीं है। ऐसे लोगों से, कितने लोगों से हम लड़ेंगे, कोई मतलब नहीं। मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं, फिर मैं इंटरव्यू को अंतिम समय में ले जाऊंगा। उसके एक चीज़ कही जाती है, मैंने खबर, आपसे बात भी हुई थी, मैं चाहता हूँ कैमरे पे अगर आप हम लोग मिले हैं तो एक बार स्पष्टीकरण दें। तो जिस केस की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, उस केस के कथित शूटरों को अरेस्ट करने के लिए रेड हुई, और कहा जाता है, खबरें चली कि सुशील सिंह जी बचाने पहुंचे थे। सही क्या है सर? देखिए क्या है, बात रही शूटर की, वो लोग कहीं ना कहीं, मेरे एक बहुत करीबी लड़का है, उसके रिलेशन में है। तो स्वाभाविक है कि जो रिलेशन में है, कोई विषय कहेगा तो थोड़ा उसकी देखनी पड़ेगी, इस कहानी क्या है, सत्यता क्या है। जब मैं वहाँ पे गया तो लोगों ने बताया, पुलिस थी तो पुलिस ने बताया। हमने कहा ठीक है भाई, लिखा पढ़ी में ले जाओ, क्या दिक्कत है। तो उसके अलावा तो मैंने कोई विरोध किया नहीं। अब उसमें जो उस समय तथाकथित उसमें पुलिस वाले लोग थे, ये कहीं ना कहीं हमारे विरोधियों के संपर्क में थे और विरोधियों के इशारे पे काम कर रहे थे। अब विषय हुए, जब जांच पड़ताल हुई तो कहानी कुछ और निकली। एसटीएफ ने भी जांच किया, तमाम और लोगों ने जांच किया, अधिकारियों ने जब जांच किया, उसकी सत्यता कुछ और निकली, विषय खत्म हो गया। चलिए, और 23 नवंबर 2021 को आप एक बयान देते हैं। उस बयान के काफ़ी मतलब निकाले जाते हैं कि एक शहजादे थे, शहजादे का आप नाम नहीं लेते हैं, गुंडागर्दी चल रही थी। आपने कहा कि गाड़ी पलट जाएगी, 7 पुश्तें ख़त्म हो जाएंगी। किसकी ओर आपका इशारा था? देखिए, अगर उस वीडियो को आपने सुना होगा तो पूरे वीडियो को सुनिए। हमने ये कहा था कि जो ऐसे अपराधी हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे बाहर हो, अगर वो अपराध करते हैं तो ये बाबा की सरकार है, ये छोड़ने वाली सरकार नहीं है। कोई भी अपराधी हो, कोई भी माफिया हो, किसी समाज का हो, किसी समाज का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो प्रदेश में अपराध करेगा तो हमारे बाबा छोड़ने वाले नहीं। यहाँ तक अगर सुशील सिंह भी करेंगे तो हमें लगता है बाबा सुशील सिंह को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसे लोग जो हैं, जो अभी भी जेल में बैठ करके अपराध को कोशिश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों की गाड़ी कब पलट जाएगी कुछ पता नहीं। हमने कहा था। सर, चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सुशील जी। प्रचार कैसा चल रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा। जनता का आशीर्वाद है, सैयद राजा की जनता का, और ऊपर हमारे मोदी जी का आशीर्वाद है, योगी जी का आशीर्वाद है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, विधायक बनने जा रहे हैं। शुभकामनाएं सर आपको। आइए, इंटरव्यू देख रहे थे आप लल्लन टॉप पे। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।